राजनांदगांव के अंतिम चरण में है और अब हमारे साथ मंच पर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनांदगांव की पहचान है। वह अपने सार्वजनिक जीवन में उस ऊंचाई को स्पर्श कर चुके हैं जिसमें उनके परिचय के साथ पद का संबोधन आवश्यक नहीं रह गया। तो वह किस पद पर है यह मायने नहीं रखता, वह है केवल इतना मायने रखता है नाम उनका डॉक्टर रमन सिंह है और उनकी पहचान के तौर पर है तो वह यह है कि वो राजनांदगांव के यानी आपके विधायक हैं। तो वो डॉक्टर रमन सिंह जिनको आपने अपनी आंखों पर बिठाया और अपने कामों से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाई। 15 साल तक लगातार वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त किए। वर्तमान में उनके पास दायित्व छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष का है। वह हमारे साथ इस समय मंच पर मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। और शुरुआत नांदगांव से आपके नाते को लेकर ही करते हैं। जन्म आपका ठाठापुर में हुआ पर पहचान के तौर पर लोग आपको राजनांदगांव से देखते हैं। क्या कहते हैं अपनी इस पहचान को लेकर? देखिए, जन्म में मेरा जन्म स्थान ठाठापुर या रामपुर कहें उसको नए नाम में, वहां मेरा जन्म हुआ। राजनीति की शुरुआत कवर्धा से मैंने किया और कवर्धा से विधायक बना 2 बार। विधायक बनने के बाद एक ऐसी स्थिति आई कि दोबारा राजनीति में एक चुनाव हारने के बाद व्यक्ति अपनी सोच को विस्तारित करने का प्रयास करता है और मैंने उस चुनाव को हारने के बाद मुझे लगा कि राजनीति की दिशा कहां जाएगी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र या राजनांदगांव को यदि कहा जाए तो मेरे राजनीतिक पुनर्जन्म का स्थान है। मुझे दूसरा जन्म राजनीति में राजनांदगांव ने दिया। मुझे सांसद बनाया, केंद्र में मंत्री बना। केंद्र में मंत्री बनने के बाद अटल जी की सरकार में उस समय मंत्री था जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। मैं उस समय सदन में मौजूद था जब अडवाणी जी ने प्रस्ताव रखा। फिर मुझे वापस छत्तीसगढ़ भेजा गया। प्रदेश अध्यक्ष बन के इस्तीफा दिया मैंने और वापस छत्तीसगढ़ आने के बाद फिर 2003, 8 और 13 ये 3 बार यानी 15 साल मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये स्थिति मुझे दी तो राजनांदगांव ने। एक और बात बताई देता हूं, जब पूछ रहे हो तुम्हारे पास इतनी गूगली कहां से आती है? लगातार करीब करीब 4 घंटे से बॉलर एक ही है और बैट्समैन बदल रहे हैं और उतने ही शानदार तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा अद्भुत क्षमता के लिए। ये कहां से लाया है? दूसरा बधाई दूंगा जिला संवाद, एक अच्छा प्रयोग जो बच्चों का 1 साल में 6 महीने के बाद एग्जाम होता है ना, 6 मंथली, तो 2.5 साल हुआ है। तो जनप्रतिनिधियों का ये बिल्कुल उसी प्रकार का एग्जाम चल रहा है, 6 मंथली एग्जाम, जिसमें लोग से बीच प्रश्न पूछे गए और ये बहुत सार्थक पहल है, बहुत ही पॉजिटिव है। मैं देख रहा था पक्ष विपक्ष के दोनों सदस्यों ने बहुत अच्छे से अपनी बात का प्रस्तुतिकरण दिया। तो मैं राजनांदगांव जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा ये हमारे जनप्रतिनिधियों का आईक्यू लेवल और स्तर बताता है। बहुत अच्छे ढंग से
सभी बातों को प्रस्तुत किया, ये निश्चित रूप से एक हमारी पहचान है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया था कि राजनांदगांव कैसे चयन हो गया, राजनांदगांव लोकसभा तो लड़ा, पर विधानसभा के लिए जब मैं डोंगरगांव से विधायक बना और मुख्यमंत्री बना, उसके बाद एक बार अचानक राजनांदगांव से 25-30 प्रमुख लोग मुझसे मिलने आए। चाय पी रहा था मैं और उनको चाय पिला रहा था, उसी में चर्चा आई तो एक प्रश्न आया कि राजनांदगांव से विधानसभा क्यों नहीं लड़ते। तो मैं कहा मुझे किसी ने कहा नहीं, पार्टी ने नहीं कहा, राजनांदगांव के लोगों ने कहा, लोकसभा तो लड़वा दिया पर विधानसभा। और वो प्रस्ताव उस दिन राजनांदगांव के 25 लोगों ने, नाम नहीं बताऊंगा झगड़ा हो जाएगा, सभी दल के लोग हैं, उन्होंने कहा राजनांदगांव आना चाहिए। तो पहला मेरे दिमाग में उस दिन बात आई कि राजनांदगांव के प्रमुख लोगों के मन में यदि ये विचार है तो राजनीतिक दृष्टि से मुझे इस पर चर्चा और बातचीत करना चाहिए। मैंने बात किया और उसका नतीजा निकला कि मुझे राजनांदगांव से विधानसभा की टिकट मिली। पर 2008 में जब आपके संदर्भ में विधानसभा सीट के चयन का प्रश्न था तो कई विकल्प मौजूद थे, जगदलपुर से लेकर रायपुर उत्तर तक। तो राजनांदगांव किस भरोसे पे चुन बैठे आप? मुझे केंद्र से फोन आया, अब ये बात चर्चा नहीं करना चाहिए, कि राजनांदगांव के साथ एक सीट और लड़ो। मुझे निर्देश था, मगर मैंने कहा कि मैं एक और एक अकेला यदि चुनाव लड़ूंगा तो राजनांदगांव से, नहीं तो आपको नहीं लड़ना है तो मैं नहीं लड़ूंगा, राजनांदगांव से ही लड़ूंगा और अकेले राजनांदगांव से। क्योंकि भरोसा था मुझको, राजनांदगांव पे भरोसा नहीं करूंगा तो और कहां भरोसा करूंगा। पर राजनांदगांव पे इतने भरोसे की वजह आपने सार्वजनिक जीवन शुरू किया तो आप तो बेमित्रा भी भटके, कवर्धा में तो आपने शनिचर डॉक्टर के तौर पर भी काम किया, तो भरोसा राजनांदगांव पे इतना क्यों किया? ऐसा यहां पे कौन लोग थे जो आपको भरोसे का कारण बन गए? जो यहां बैठे हैं वो सब थे, किसी एक का नाम नहीं लूंगा, ये सबका भरोसा है और राजनांदगांव की जनता का भरोसा है। ये निश्चित रूप से संस्कारधानी है और हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में, मैं तो कवर्धा भी किया, बहुत लड़ा, मगर 90 विधानसभा में राजनांदगांव एक विशिष्ट विधानसभा है। यहां का संस्कार, यहां के लोग, यहां की हर चीज अलग तरीके का है। तो वो आकर्षण राजनांदगांव में है कि मैं राजनांदगांव आया और राजनांदगांव में फिर जम गया। तो राजनांदगांव में आप जम भी गए, रम भी गए। राजनांदगांव आने से आपको बहुत कुछ भी मिला, राजनांदगांव को क्या मिला? राजनांदगांव और राजनांदगांव की जो आवश्यकता थी उसको अध्ययन करते हुए कार्य योजना बनाया और राजनांदगांव में जो प्रमुख सेक्टर था उस सेक्टर को आइडेंटिफाई किया। उसमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना से शुरुआत करके एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना से शुरू करके और जितने भी एजुकेशन के हब बनाने का काम हुआ। राजनांदगांव का आज इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का आप मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ के स्टेडियम को देखें, यहाँ का हमारे जिस प्रकार से अभी नए प्रयोग हम कर रहे हैं, 2000 सीट का ऑडिटोरियम बनाने का काम कर रहे हैं, क्रिकेट का एकेडमी बनाने का काम कर रहे हैं, बास्केटबॉल की एकेडमी यहाँ पे है। तो ये जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में राजनांदगांव में प्रयोग हो रहे हैं तो वो अपने आप में अद्भुत है और बेहतर तरीके से काम है। राजनांदगांव में 15 साल में से 10 साल तो यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिल गया। जो यहाँ के लोग सोचते थे वो हो जाता था, जो आप चाहते थे वो भी हो जाता था। और 5 साल आपको विपक्षी के विधायक के तौर पर भी काम करने का अवसर आया। वो 5 साल कितने भारी गुजरे? जहां तक सवाल विपक्ष की भूमिका में 5 साल रहने का अवसर मिला और विपक्ष में मध्य प्रदेश में भी रहने का बहुत अवसर मिला था, मगर राजनांदगांव में विपक्ष के जो दायित्व मिला 5 साल, मैं ये कह सकता हूं कि
उसमें व्यक्तिगत मेरा नुकसान तो नहीं हुआ, मगर राजनांदगांव के साथ छल हुआ। राजनांदगांव के संस्थान बाहर ले जाने का काम, राजनांदगांव को दूसरे हिस्से से देखने का काम और राजनांदगांव की प्राथमिकता बदलने का काम हुआ। तो ये राजनांदगांव के लोगों के मन में इसकी जबरदस्त पीड़ा थी और उस पीड़ा को ठीक करने का काम ये 5 साल मुझे मिल गया है। तो वो जितनी कमी थी ब्याज समेत मैं ठीक कर रहा हूं उसको। अच्छा, आपने कहा कि 5 साल राजनांदगांव को साथ छल हुआ, राजनांदगांव के साथ छीनने का काम हुआ। अब यूं दलगत राजनीति का आप हिस्सा नहीं हैं, पर राजनीति से दूर भी नहीं है। तो अगर दलगत राजनीति से आप दूर नहीं हैं और आप ये कह रहे हैं कि 5 साल छल हुआ, तो 5 साल जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने लोकसभा में जाने के लिए फिर राजनांदगांव क्यों चुना? वही एक गलती उसने किया। राजनांदगांव की तासीर को समझ नहीं पाया। ये राजनांदगांव है, राजनांदगांव को लफाजी करके नहीं जीता जा सकता। यहां का विश्वास जीतने के दिल से काम करना पड़ता है, मन से जुड़ना पड़ता है और घोषणा और बातचीत से राजनांदगांव को नहीं बदला जा सकता। आप तो समय के बदलाव के साक्षी हैं। थोड़ा दूसरे विषयों पर भी आपसे बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इतने लोग मौजूद हैं। जब आपने राजनीति शुरू की थी, कुशाभाऊ ठाकरे का दौर था, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी जैसे लोग राजनीति में सक्रिय थे, अटल आडवाणी का दौर था और अब आज का दौर है, मोदी अमित शाह का दौर है। इस बदलाव को रमन सिंह जब बैठते हैं तो कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे सौभाग्य रहा कि अटल जी की सरकार में वाणिज्य उद्योग मंत्री था, तो 4-5 साल मुझे दिल्ली में रहने का अवसर मिला। उस समय के सरकार के माननीय अटल जी के साथ काम करना सौभाग्य था। माननीय कुशाभाऊ ठाकरे के साथ संगठन में काम करना एक अद्भुत अनुभव था और वो एक अलग तरीके का काम। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्थान की ओर बढ़ रही है, अभी जो मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी है वो अद्भुत है और ये जोड़ी ने जिस ऊंचाई तक भारतीय जनता पार्टी को ले गए, 22 राज्यों में सरकार, हिंदुस्तान में इतनी सरकारें कभी नहीं थी, वोट का परसेंटेज इतने था, 2 सीट से बढ़ के कहां तक ले गए। और आज मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में न केवल हिंदुस्तान का मान सम्मान गौरव बढ़ा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी देश की पहचान, नई पहचान बना है। और अमित शाह जी के नेतृत्व में ये जो असंभव था इस देश के अंदर, आम आदमी जिसको कल्पना नहीं कर सकता था, जम्मू कश्मीर के विलय 370 समाप्ति करने की बात, ये असंभव था कि वहां पे हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग बन जाए। दूसरा, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी कहा जाए तो मैं छत्तीसगढ़ में 15 साल मुख्यमंत्री रहा, पिछले 40 साल से नजदीक से राजनीति कर रहा हूं, पर यह बात मैं मानता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई और कठिन लड़ाई छत्तीसगढ़ नक्सल के क्षेत्र में लड़ रहा था। यदि ये लड़ाई को जीतना था तो इसका श्रेय अमित शाह को इसलिए जाता था कि वो रणनीतिकार भी थे, उनके अंदर हौसला भी था और मोदी जी का पूरा सपोर्ट था। तो ये एक बड़ा काम जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूर्णतः समाप्त हुआ। तो ये कमाल इस जोड़ी का है, माननीय अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी। पर आपको खुद कितना यकीन था कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? आप तो स्वयं 15 साल से लड़ रहे थे, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, मैं लड़ूंगा, पर फिर भी जीते नहीं। आपको था यकीन ये हो जाएगा? जीतने के लिए हर लड़ाई जीत की आशा से लड़ी जाती है और ये लड़ाई सैद्धांतिक वैचारिक लड़ाई थी। नक्सलवाद, खूनी क्रांति, हिंसा, देश के संविधान को नहीं मानना, झंडे जला देना, ये देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। और हमारी लड़ाई देश के लिए लड़ाई थी, उस तिरंगे के लिए लड़ाई थी, उस संविधान के लिए लड़ाई थी। इसलिए डॉक्टर रमन को पीछे हटने का कारण ही नहीं था। और हमने नक्सलवाद के लिए जो कदम उठाए,
1 लाख से ज्यादा नए फोर्स की भर्ती की, जंगल वॉरफेयर कॉलेज की स्थापना की, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था और आधुनिक शस्त्र दिए गए। हमारी पास जो पुलिस थी जब मैं मुख्यमंत्री बना, वो पुलिसिंग के लायक था, बस चौरस्ते में खड़े होकर हाथ दिखाने के लिए। जंगल वॉरफेयर में युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। हमने नए लड़कों को भरा, नए उनको शस्त्र दिए, थाने लूटे जाते थे। मेरे आंख के सामने छुरिया का थाना लूटा गया, छत्तीसगढ़ के 6 थाने लूटे गए। थाने ऐसे थे कि कोई इधर से उधर निकल जाए। हमने 1-1 करोड़ के थाने बनाए, पुलिस को नया उनको शस्त्र दिया, और उसके साथ उस पूरी लड़ाई के लिए वैचारिक रूप से बस्तर से लेकर सरगुजा, हमने एक आधा हिस्सा सरगुजा को नक्सल समस्या से मुक्त कर दिया, और बस्तर में हमने आधार बना दिया। जितने भी एडवांस कैंप बने, चौकियां बनी, उस समय बनी, और नक्सलियों के साथ सीधी लड़ाई 15 साल तक लड़ने का काम किया, और उसका नतीजा बेहतर निकला कि हमने यदि लड़ाई शुरू की तो उसको समाप्त अमित शाह जी ने और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया। अच्छा, इस पर तो हम जहां पर भी गए बात किए, 5 साल बनाम 2.5 साल, और रमन सिंह जी हमारे साथ में है, तो कहां आपको 5 साल और 2.5 साल में उलझाएं। पर 15 साल बनाम 2.5 साल में अगर बात करें तो कैसा रहे? 15 साल बनाम 45 साल, कांग्रेस के पूरे कार्यकाल को जोड़ लीजिए और 15 साल से तुलना करिए। ये छत्तीसगढ़, वो चाहे IMR, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण, खाद्यान्न सुरक्षा बिल में 1 रुपया किलो चावल देने की योजना, उनके लिए बेहतर व्यवस्था, तेंदुपत्ता की नई नीति, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल उन्नयन का काम, उनके लिए जीवन में परिवर्तन लोगों के आए। पहली बार हमने छत्तीसगढ़ के अंदर इलाज के लिए 50,000 रुपया का स्मार्ट कार्ड बनाया, सबके लिए। पूरे देश में पहली योजना थी जो गरीबों के लिए योजना शुरू की। बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपया कर दिया। तो ये ऐसे माइलस्टोन है जो 40-45 साल कांग्रेस के शासन में सोचते नहीं थे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 10 साल में विधायक था, कांग्रेस की शासन थी, दिग्विजय मुख्यमंत्री थे। मैं विधायक के नाते जाता था दिग्विजय जी के पास। मेरे गांव से लेकर रामपुर, जिसको ठाठापुर कहते हैं, वहां से कवर्धा का 20 किलोमीटर का सड़क। मैं ये नहीं बोलता था कि उसको डामर का कर दो, मैं बोलता था गिट्टी डाल दो, मुरूम डाल दो कम से कम। 10 साल तक विधायक होने के नाते मैं उसमें गिट्टी और मुरूम नहीं डाल सका, वो 10 साल मैंने देखा है। आज मेरा सरपंच इससे 10-10 गुना ज्यादा काम कर लेता है जितना मैं विधायक के रहते करता था। एक मेरे विधानसभा में, राजनांदगांव में 2 से 3 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ सरपंच काम कर रहा है, 2-2, 3-3 करोड़। मुझे आज लगता है कि अभी मैं सरपंच रहता है, उस समय विधायक था, ये बेहतर था। विधायक होकर नहीं कर पाया मैं, ये स्थिति थी हमारी। तो आपने 45 साल बनाम 15 साल के आधार पर इस सवाल को किनारे कर दिया। किनारे नहीं कर रहा, पर फिर भी थोड़ा उस अनुभव को भी हमारे बीच में साझा कीजिए। राजनांदगांव के बड़े लाडले हैं आप। नांदगांव ने तो इस बार भी आपको जिताया, तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही जिताया। पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला विष्णुदेव साय जी को किया। जब ये फैसला आपकी जानकारी में आया तो आपके मन में क्या विचार आया? अपने लोगों के बीच में तो आप मैं राजनांदगांव में मैं कभी मैं झूठ नहीं बोलता, सच ही बोलता हूं। मुझे इस बात के लिए चुनाव के बाद और विधायक दल में और ऊपर भी बात हुई, और ये तय किया गया कि इस बार मुख्यमंत्री का चयन इस प्रकार होगा कि आने वाले समय में इसको बेहतर आगे बढ़ा सके। और जब विष्णुदेव जी का नाम आया तो मैंने 1 सेकंड देरी नहीं की। मैंने कहा इससे बेहतर व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लिए नहीं हो सकता, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुझे कोई दायित्व की जरूरत नहीं है। ऐसा विष्णुदेव साय जी में क्या आपको दिखता था जिसके कारण से आपने कहा कि जीते तो 54 थे, एक रमन सिंह जी को हटा लो तो भी 53 थे, 53 में 52 से ऊपर आपको विष्णुदेव साय क्यों भा रहे थे? नहीं, विष्णुदेव साय
3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे, आयोग के अध्यक्ष सदस्य रहे, लगातार संगठन में मैं तो 1 बार प्रदेश अध्यक्ष था, विष्णुदेव 3 बार अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे, मृदभाषी है, सीधे हैं, बेहतर आदमी हैं, इतनी खूबियां हैं उसके अंदर। आप नजदीक बैठोगे तो जानोगे, आप बहुत दूर रहते हो। तो आप जो इतने नजदीक से उनको जान पाए थे, तो आपने मुख्यमंत्री के संदर्भ में नाम पर सहमति दी। 2.5 साल का अनुभव क्या कहता है? सही सहमति दी या चूक गए? 100% केंद्र का या पार्टी का सही निर्णय था विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाना। उसने वो चमत्कार किया जो हिंदुस्तान के दूसरे कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। किसानों के लिए, जो छत्तीसगढ़ की रीढ़ की हड्डी है, किसान जिनकी अर्थव्यवस्था है, यदि हिम्मत के साथ 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी और 21 क्विंटल धान खरीदी, 149 लाख मेट्रिक टन, करीब 49 लाख हजार करोड़ का खरीदने की हिम्मत यदि कोई रखता है तो विष्णुदेव साय रखता है। छोटी मोटी बात नहीं थी। 2 साल का बोनस दिया, 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना दिया, बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सीधी लड़ाई को निर्णायक दौर में पहुंचाया, और आज गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने का काम जो हो रहा है तो विष्णुदेव जी के नेतृत्व में हो रहा है। सामंजस्य की राजनीति विष्णुदेव साय करते हैं। आप तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विष्णुदेव साय जी के संदर्भ में तो आपने इतना कुछ बता दिया, पर अध्यक्ष तो तटस्थ होता है ना, तो सत्ता पक्ष के नेता के विषय में आप इतना बता दिए। नेता पक्ष प्रतिपक्ष चरणदास बहन, आपके पुराने मित्र, कैसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि संत कबीर को मानने वाले हैं चरणदास महंत जी। ना कहो से दोस्ती, ना कहो से वो है। और ये राजनांदगांव भी जो है जी, ये वैष्णव राजा की राजधानी रही है जी। घासीदास जी जैसे, सर्वेश्वर दास जी से, दिग्विजय दास जी से, बलराम दास जी से लेकर, और राजनांदगांव कबीर पंथ का आज सबसे ज्यादा मानने वाले यदि पूरे छत्तीसगढ़ में काफी बड़ी संख्या में है तो हमारे राजनांदगांव में है। इसलिए राजनांदगांव संस्कार धनी। तो आपने इतनी सारी समीक्षा की डॉक्टर साहब, आप तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, पर भूमिका आपको जो है विधानसभा अध्यक्ष की मिली हुई है। कभी कभी बैठते तो सोचते नहीं है कि एक मौका और मिलना था मुख्यमंत्री का? क्या होता है, दायित्व का बदलना जीवन का एक मजेदार विषय रहता है जी। और मेरा अपना पहले दिन से मान्यता है कि जो काम, जिस दल से मैं जुड़ा हूं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से, जो दायित्व मुझे देगा, मुझे जब स्पीकर बना दिया तो मैं स्पीकर के पद का पूरे गंभीरता के साथ, पूरे मजा के साथ इसका उपयोग कर रहा हूं, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। जितना मुख्यमंत्री में आनंद आता था उससे कहीं ज्यादा आनंद इसमें आ रहा है। वजह? कितना बढ़िया काम है। पहले एक पार्टी को चलाता था, अब 2 पार्टी को चलाता हूं। पक्ष विपक्ष के बीच निष्पक्ष बैठता हूं मैं। दोनों तरफ वाले लोग मेरे पास आते हैं, चाय पीते हैं, मीठा खाते हैं और बैठते हैं, गप मारते हैं, अपनी दिल की बात किसी को नहीं बताते, बस डॉक्टर रमन को बताते हैं। ये सब बैठे हैं ना, तो मुझे बड़ा परिवार का मुखिया होना जी मजे की बात है और मजा आता है। विधानसभा में आप नहीं देखते मैं कितना मजे से बैठता हूं जी, इंजॉय भी करता हूं। लोग शेरो शायरी करते हैं, कविता पाठ करते हैं, गीत सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं। यही स्पीकर है जो पूरा मौका देता है। तो आपने कहा कि जो दायित्व देते हैं मैं उसे निभाता हूं। समय समय पे खबरें आती रहती हैं, दिल्ली आपको पुकार रही है, कितना कान देते हैं उन पुकारों पर आप? दिल्ली और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबके साथ लंबे समय तक काम किया जी, और आज भी उनके साथ संपर्क में रहता हूं। जब भी जाता हूं मिलता हूं, बैठता हूं, बात करता हूं, और मुझे अच्छा लगता है। दिल्ली जाना
पहले से कम हुआ है। जब बुलाते हैं तब जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पहले आपसे पूछते थे तो आप बोलते थे मेरा मन छत्तीसगढ़ में ही लगता है। हाँ, तो अभी भी छत्तीसगढ़ में ही मन लगाना चाहते हैं या जैसा चाहे वैसा पार्टी तय करे? नहीं, मेरी प्राथमिकता पहले दिन से आज भी है, छत्तीसगढ़ ही है। मुझे जब तक राजनीति करना है तो छत्तीसगढ़ में ही करूंगा। बाद में दूसरे काम भी है जीवन में करने के लिए। तो चलिए, अब आखिरी दौर पर हैं, राजनांदगांव को लेकर हम बात कर रहे हैं, राजनांदगांव जिले को लेकर बात कर रहे हैं। आपको लंबा समय मिला यहां पर विधायक के तौर पर काम करने का। ऐसी कौन सी जरूरतें आप महसूस कर रहे हैं जो नांदगांव में करने के संदर्भ में अभी भी आपके जहन में खलबलाती रहती है कि नांदगांव में ये करके देना है या नांदगांव की ये जरूरत है? इसके संदर्भ में कोई योजना जो आप अपने लोगों के योजना, साझा करना चाहें? 2 योजना है जिसके बारे में नांदगांव के जो बैठे हैं पूरी टीम, इनके मन में भी प्रश्न रहता है और जिसके बारे में मैं भी गंभीर रहता हूं। और उस दोनों पहल में काफी हद तक मैं आगे बढ़ा भी हूं। ईएमसी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जो इस आधुनिक युग में देश और दुनिया की आवश्यकता है, उसके लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। लैंड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसको हम कर रहे हैं। स्पेस के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनना है उसके लिए भी राजनांदगांव का नाम आया है। तीसरा, गेल के माध्यम से, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो गैस का पूरा काम करती है, गेल गैस से यूरिया बनाने का एक बड़ा प्लांट 10,000 करोड़ का लगाना चाहती है। जो जगह तय हुआ है वो 7 जगहों में से एक जगह राजनांदगांव भी है। मेरा प्रयास ये है कि वो 10,000 करोड़ का यूरिया का प्लांट राजनांदगांव में जल्द आ जाए, इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। तीसरा काम, स्टील और स्पंज का एक 5 से 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में प्रोसेस में है, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तो एक बड़ा प्लांट इस सेक्टर में, स्टील के सेक्टर में भी राजनांदगांव में विधानसभा में आएगा। तो ये आसपास के सराउंडिंग में बेहतर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बहुत ज्यादा नहीं मगर रोजगार के अवसर मिले, उस दृष्टि से उस काम को आगे बढ़ाने का तय है। तो ये तो आपने रोजगार संबंधी बताया, उद्योग के संदर्भ में बताया, व्यापार के संदर्भ में बताया, पर नांदगांव की पहचान तो संस्कार धानी के रूप में है। खेल और संस्कृति से इस क्षेत्र का बड़ा लगाव रहा है। उस दृष्टि से राजनांदगांव को मैं बताऊंगा कि खेल के मामले में जी छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों से जब तुलना करेंगे तो राजनांदगांव नंबर 1 में है। हमारे पास बास्केटबॉल की एकेडमी है और नेशनल लेवल में जितने खिलाड़ी खेलते हैं जूनियर और सीनियर में, राजनांदगांव की बेटियां उसमें 6 और 7 का सिलेक्शन हुआ। क्रिकेट में अंडर 19 का वाइस कैप्टन बनी राजनांदगांव की बेटी। यहां का हॉकी का मैदान, यहां सुबह उठ के आप 6 बजे आ जाइए और यहां के मैदान को देखिए। हॉकी खेलते, क्रिकेट खेलते, बास्केटबॉल खेलते, समूह का समूह मैदान भरा रहता है। अब तो क्रिकेट की भी एकेडमी आ गई, बास्केटबॉल की भी एकेडमी आ गई, क्रिकेट का और हॉकी का नया मैदान भी बन गया। तो ये जो वातावरण छत्तीसगढ़ में बेहतर है राजनांदगांव, आने वाले समय राजनांदगांव से राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे खिलाड़ी मिलेंगे, तय मान लीजिए। खिलाड़ी मिलेंगे वो तो ठीक है, पर जैसे यहाँ पे हॉकी टूर्नामेंट एक पहचान था, बताया गया कि मैदान डिस्टर्ब है इसलिए पिछले 2 साल से या 3 साल से हॉकी का टूर्नामेंट नहीं हो पा रहा, जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति था। तो रमन सिंह जी, इन सुविधाओं को लेकर क्या सोच रहे हैं? यहाँ के स्टेडियम्स को दुरुस्त करने के संदर्भ में, नई सुविधाएं जुड़ाने के संदर्भ में, या जो चीजें आपने बनाई थी वो बरकरार रहे, इस दृष्टि से कोई विचार आता है? कुछ 5 साल का आफ्टर इफेक्ट रहा। एस्ट्रोटर्फ गड़बड़ा गया था तो मैच नहीं हुआ। एस्ट्रोटर्फ के लिए न केवल पैसा सैंक्शन हो गया, 1 महीने के अंदर एस्ट्रोटर्फ बदल भी जाएगा और अगला खेल उसी मैदान पे हम कराने जा रहे हैं। तो वो जो कमियां हैं वो कमियां दूर भी हो रही है और वॉकिंग ट्रैक के लिए 11 करोड़ की स्वीकृति हुई है, एस्ट्रोटर्फ को नया बनाने के लिए हुई है। तो बाकी प्रोसेस, ये जो मैचेस चल रहे हैं वो कंटिन्यूअस होते रहेंगे। तो अब आ जाते हैं आखिरी बिंदु पर, 2028 क्या देखते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, पार्टी के लिए भी और स्वयं के लिए भी?
देखिए, मेरा भविष्य तय करने वाले पार्टी के लोग, जो पार्टी तय करेगी, जिस दायित्व में, जहां भी काम करने के लिए, जैसे स्थिति में, तो मुझे अपनी कोई महत्वाकांक्षा, अपनी कोई सोच नहीं है। पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा, पूरे प्रदेश में काम करना है, देश में काम करना है, राजनांदगांव में काम करना है, कहीं काम करना है, हर स्थिति के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार हूं। और लक्ष्य यही है, बड़ा लक्ष्य बता रहा हूं मैं आपको जी, कि इस देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो वातावरण बन रहा है, 22 राज्यों में सरकार है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विधानसभा के सदस्य हमारे पास हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य हमारे पास हैं, सबसे ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य हमारे पास हैं, सबसे ज्यादा मेयर हमारे पास है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए 84 के चुनाव में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यही लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य तो ठीक है। विष्णु देसाई और भूपेश बघेल दोनों के भविष्य पर और टिप्पणी कर दे तो फिर अपने कार्यक्रम को विराम दें। क्या देखते हैं दोनों नेताओं का भविष्य, रमन सिंह जी? अब ये भविष्य जो है ना, कई लोगों का भविष्य न्यायालय के अधीन है और मैं न्यायाधीश नहीं हूं। कुछ बातें न्यायालय को करने दो ना यार। तो रमन सिंह जी का एक बात तय है कि उन्होंने हथियार नहीं रखे। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए। जो संवाद के अंदर उभर कर आता है, ये बात तो हमेशा महसूस होती थी कि रमन सिंह राजनांदगांव के लिए बने हैं, पर राजनांदगांव भी रमन सिंह के लिए बना है। वो आपके और रमन सिंह के रिश्ते में दिखता है। आपका ये नाता बना रहे, रमन सिंह अभिभावक के तौर पर मौजूद रहे, इस कामना के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए।